नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी से हर आम और खास प्रभावित हुआ है। सरकार की योजना इस नोटबंदी के जरिए काले धन को बाहर लाने की है और इसलिए सरकार ने नोटबंदी को कामयाब बनाने के लिए कई नए नियमों का ऐलान भी किया है। हमारे पास भी दर्शकों के ढेरों सवाल लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ में वो अपनी मेहनत की कमाई को बैंक में जमा कराने को लेकर फिक्रमंद है, तो कुछ में वो जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स विभाग कहीं टैक्स पेयर्स को बेवजह परेशान तो नहीं करेगा। हम आज अपने शो में नोटबंदी पर फोकस करेंगे और इससे जुड़े हर पहलू पर चर्चा करेंगे, दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे और आपको वो नियम बताएंगे जिनके पालन करने पर आप पर टैक्स का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। और इस काम में आज मेरी मदद कर रहे हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। मुकेश भाई नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से। अब पुराने नोटों को कहना है बाय बाय और नए नोट अब हमारे वॉलेट में पहुंचेंगे, लेकिन पुराने से लेकर के नए के सफर में कई नियम हैं जिनका ख्याल रखना है और उनमें सबसे जरूरी है पैन का इस्तेमाल। आपको पैन का इस्तेमाल कई बार करना होगा जब आप नोट एक्सचेंज करने जाएंगे या जमा करने जाएंगे, तो ये कितना जरूरी हो जाएगा। और अगर 2.5 लाख की जो लिमिट हम सब जानते हैं, इससे ज्यादा जमा किया तो किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं? बिल्कुल प्रियंका, आपने कहा है ऐसे अब हम एक नए माहौल में जा रहे हैं, क्योंकि इस दिवाली में लक्ष्मी पूजन के बाद लक्ष्मी विसर्जन करने का समय भी आएगा, ये किसी को अंदाजा नहीं था, पर ये अब हकीकत बन चुकी है। उस समय पर जो आपने कहा, तो 15 नवंबर को आयकर नियम 114B और 114E में कुछ सुधार किए गए हैं, जिसके आधार से एक तो इन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास पान नहीं है तो 50,000 रुपये से ज्यादा रकम आपके अकाउंट में एक साथ जमा हो नहीं पाएगी। और इसके साथ इन्होंने ये भी एक स्पष्टता की है कि अगर आपके अकाउंट में माना एक या ज्यादा सेविंग्स अकाउंट में 9 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक 2.5 लाख रुपया या तो उससे ज्यादा रकम कैश डिपॉजिट होती है, तो उसके संदर्भ में जो बैंक या बैंक्स हैं वो 31 जनवरी 2017 तक उसका रिपोर्ट, जो हम जिसको AIR या एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न कहते हैं, उसमें वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। आगे के नियम अनुसार पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में, अगर 10 लाख से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट है तभी ये रिपोर्टिंग होती थी और उसका समय भी उनको ज्यादा मिलता था। मार्च के बाद मई के एंड तक वो कर सकते थे। पर ये आपको ध्यान रखना है कि 31 जनवरी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरी इंफॉर्मेशन 2.5 लाख से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट की, और अगर आपका करंट अकाउंट है तो एक या ज्यादा करंट अकाउंट में 12.5 लाख रुपया या उससे ज्यादा अगर डिपॉजिट होता है तो वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी और वो उसके आधार से जो भी कार्रवाई करनी है वो कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी आपका जो बैंक अकाउंट है वो बिल्कुल अंडर द स्कैनर है, इसलिए सावधान रहिए। और सावधानी इसलिए भी जरूरी है कि कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां हमें पता चल रहा है कि लोग, उनके जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, हेल्प्स हैं, उनके खाते में पैसे डाल रहे हैं। तो मुकेश जी, यहां समझाइए कि अगर कोई अपने बैंक खाते में किसी दूसरे के धन को, काले धन को जमा करता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? सबसे पहले तो प्रियंका हम ये बात ले लें कि जो सरकार ने ये स्पेशल एक रिलैक्सेशन दिया है 2.5 लाख का, तो उसमें ये अपेक्षित है कि आप अपने जो बचत के पैसे हैं उसको जमा करें। पर आप समझ लीजिए कि आज आपके कंपाउंड में जगह नहीं है, आप अपनी गाड़ी अपने पड़ोसी के कंपाउंड में लगा सकते हैं। ऐसा नेबरहुड पार्किंग तो चल सकता है, पर पार्किंग ऑफ सच कैश डिपॉजिट्स, अगर मेरा पैसा है तो वो मुझे अपने ही खाते में जमा करना है। अगर मैं किसी और के अकाउंट में उसको जमा करता हूं
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके बारे में एक कड़ी उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे केसेस में हम जिसको कहा जाता है बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट, और उसकी अब जो प्रावधान है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, क्योंकि 7 साल तक की सजा भी हो सकती है, इसमें जुर्माना भी लग सकता है और जो पैसा है उसको कॉन्फिस्केट भी किया जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई बंदा है वो अपना पैसा किसी और के अकाउंट्स में ऐसे लगाए नहीं, ये अपेक्षा से कि बाद में हम उसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये सब ट्रांजैक्शंस पर सरकार की कड़ी नजर रहेगी और ऐसे कुछ भी ट्रांजैक्शंस अगर पकड़े जाते हैं, ट्रैक होते हैं, तो उसमें बड़ी मुश्किल आने की पूरी संभावना है। लेकिन मुकेश भाई, इसमें भी तो 2 पार्टी होंगे, एक जो पैसा जमा करेगा और दूसरी पार्टी होगी जिसके अकाउंट में ये पैसे जाएंगे। तो जिसके अकाउंट में ये पैसे जाएंगे उसके लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। उसके लिए भी ये सिक्के की दोनों बाजू जो आपने बताई कि जो अपना पैसा किसी और के खाते में लगा रहा है उसको ये बेनामी ट्रांजैक्शंस के एक्ट के तहत उसको तकलीफ डेफिनेटली होगी। साथ साथ जो अपना अकाउंट यूज करने देता है ये हेतु से, तो उसको भी, जिसको हम कायदे की भाषा में अंग्रेजी में एबेटमेंट कहते हैं, माना किसी को गलत चीज करने, गैर कानूनी चीज करने के लिए आप उसको सहाय करते हैं, तो ऐसा एबेटमेंट के लिए भी कड़ी सजा है। तो ये आप हमें हमारे दर्शकों को बहुत स्पष्ट रूप से ये बताना चाहिए कि किसी का पैसा लेना भी उतना ही प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है जितना आप अपने पैसे किसी के अकाउंट में गलत तरीके से लगाने की सोच रहे हो। बिल्कुल, यानी यारी, दोस्ती, एम्प्लॉयर, सारे रिश्ते को भूल जाइए और इन महीनों में कभी भी अपने अकाउंट में किसी को भी अलाउ मत कीजिए कि वो पैसे अपने पार्क करे। और साथ ही में एक चिंता मुकेश जी हाउस होल्ड सेविंग को लेकर के है। क्या जब वो बैंक में जमा करने के लिए जाएंगे तो डरने की बात है, हिचकिचाहट है, क्योंकि हम जिस तरह के हम परिवेश में रहते हैं वहां कैश हमेशा घरों में रहता ही है। प्रियंका, आपने बिल्कुल सही बात बताई और मेरे ख्याल से अगर आज के एपिसोड का एक ये लाउड और क्लियर मैसेज होना चाहिए तो ये होना चाहिए कि आयकर विभाग ने ये कहा है कि जो गड़बड़ करने वाले हैं उसे हम छोड़ेंगे नहीं, पर जो प्रामाणिक है, जो अपना पैसा, अपने बचत का, हाउस होल्ड सेविंग का पैसा लगा रहे हैं, उनको हम छेड़ेंगे भी नहीं। तो ये छेड़ेंगे नहीं और छोड़ेंगे नहीं, ये दोनों मैसेजेस साथ जाने चाहिए। और ये जो मैंने आपको नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज बताई 18 नवंबर की, उसमें जहां की आयकर विभाग ने ये कहा है कि भाई ये गलत करने वाला या कराने वाला उसको हम सजा करेंगे, उन्होंने उसी प्रेस रिलीज में ये भी बात कही है कि जिसके अपनी घरेलू बचत है, हाउस होल्ड सेविंग है, उनको चिंता का कोई कारण नहीं है। 2.5 लाख से ज्यादा की भी अगर हाउस होल्डिंग सेविंग होगी तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, जब तक कि आपके पास जवाब है कि ये पैसे कहां से आए हैं। 2.5 लाख तक उन्होंने ये कहा है कि हम कुछ भी नहीं पूछेंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं, उसके आपके पास एक्सप्लेनेशन हो, अगर खुलासा हो तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप अगर एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि यही बात अंडरलाइंग मैसेज है कि अगर आपकी बात जेन्युइन है तो उसका एक्सप्लेनेशन है। उन्होंने 2.5 लाख तक आपको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है कि भाई इतने सालों के सेविंग का आपके पास एविडेंस न भी हो, हम मान लेंगे। 2.5 लाख से ज्यादा हो तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप तैयार रहिए। बिल्कुल, तो फिर मुकेश भाई की पूरी बात को सम अप करने के लिए जो मुझे समझ में आ रहा है और जो आपको भी समझना चाहिए,
छोड़ेंगे नहीं जिनके पास काला धन है, लेकिन छेड़ेंगे नहीं जिनके पास जेन्युइन कमाई है, जिनके पास जवाब है कि ये पैसे कहां से आए हैं। और इसी मैसेज के साथ अपने दर्शकों की उलझन को अब दूर करते हैं। पहला सवाल हमारे पास आया हुआ है यहाँ पर मनोज कुमार जी का, और जानना चाहते हैं कि अगर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 5 लाख रुपए जमा करते हैं और इस पर 30% टैक्स और सरचार्ज चुका देते हैं, तो भी क्या इन्हें सेक्शन 270 के तहत पेनल्टी देनी पड़ सकती है? मुकेश जी। प्रियंका जी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है। जैसे हमने आगे कहा कि भाई एक तो आपका सेविंग है, कोई फिक्र नहीं है, 2.5 लाख से ज्यादा है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कई बार ऐसा हो कि आपके पास 5, 10, 15 लाख रुपया जैसी कोई छोटी मोटी रकम, जैसे हमारे दर्शक ने ये सवाल पूछा, उनके पास है, पर उसका कोई स्पष्ट रूप से वो एक्सप्लेनेशन दे सके, ऐसी उनकी परिस्थिति नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अब एक रास्ता ये है कि वो गलत तरीके से कोई किसी के अकाउंट में पार्क करने के प्रलोभन में पड़ जाए। मैं कहूंगा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। तो क्या कर सकते हैं? जैसे भाई साहब ने पूछा, वो अपने आयकर के रिटर्न में इसको दिखा सकते हैं अपनी इनकम के तौर से, और ऐसी इनकम, माना कैश डिपॉजिट 69A सेक्शन है कि जहां आप उसे समझा नहीं सकते हैं, तो एक और सेक्शन है 115BEE, उसके तहत आप अगर 30% टैक्स और उस पर जो सेस वगैरह दे देते हैं और इसको आय अपनी दिखा देते हैं, तो जो पेनल्टी का प्रोविजन है वो आपकी रिटर्न इनकम और एसेस्ड इनकम के बीच में अगर कोई फर्क पड़ता है तो उस पर लगती है। अब आपने खुद ने ये 5 लाख रुपया दिखा दिया और आप उसका सोर्स नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए फ्लैट रेट से टैक्स भरते हैं, तो आपको कोई भी जुर्माना लगेगा नहीं। पर जरूरी यह है कि अगर आप ऐसी कुछ कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको आयकर विभाग नोटिस भेजे, उसके पहले आप अपना टैक्स वॉलंटरीली भर दीजिए एंड यू कैन बाय पीस। तो ये टैक्स भर के भी आप मन की शांति ले सकते हैं। प्रियंका, ये भी एक मैसेज हमारे दर्शकों को जाना चाहिए, जबकि उनका पैसा अदरवाइज कोई ऐसा टेंटेड मनी नहीं है। बिल्कुल, टैक्स का नेट बढ़ाना भी एक मकसद है इस पूरे डीमोनेटाइजेशन का। तो टैक्स अदा कीजिए और फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। लेते एक छोटा सा ब्रेक इसी नोट पर। ब्रेक के बाद बताएंगे आप अपने अकाउंट में पुराने नोट एक से ज्यादा बार जमा करा सकते हैं या नहीं। वेलकम बैक। डिमोनेटाइजेशन की लहर पूरे देश में है और हम भी आपको इसे और बारीकी से समझा रहे हैं, ताकि आप ये समझें कि ये कदम आपको परेशान करने के लिए नहीं लिया गया है, बल्कि काले धन को पकड़ना इसका मकसद है। इससे जुड़े लगातार सवाल हमारे पास पहुंच रहे हैं। मेरे साथ आज मुकेश पटेल बने हुए हैं आपकी मदद करने के लिए। भदोई से मनीष जायसवाल के ईमेल को शामिल करते हैं। मनीष जी के पास 8 नवंबर को 5 लाख रुपए की नकदी थी। इन्होंने 10 नवंबर को अपने करंट अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा करा दिए। मनीष जानना चाहते हैं कि क्या ये अब दोबारा इसी अकाउंट में या किसी दूसरे अकाउंट में पैसा जमा करा सकते हैं या नहीं? प्रियंका जी, मनीष का जो संशय है, बहुत सारे दर्शक और आज हमारे क्लाइंट से सवाल किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एक ही बार पैसा जमा कर सकते हैं। आप 30 दिसंबर तक एक या ज्यादा किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। पर आपको ख्याल ये रखना है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास कैश बैलेंस, जैसे आपने बताया 5 लाख है, चलो एक बार 2 लाख भरा, दूसरी बार 3 लाख भरे, तब तक ठीक है। पर अगर आप 3, 4, 5 बार अगर थोड़े थोड़े भरते जाते हैं, तो उसमें संशय आपके सामने, एक सस्पिशन की सुई आपके सामने लगेगी कि भाई अगर आपका जो पैसा था वो 8 नवंबर के बाद तो उसमें कोई बढ़त हो नहीं सकती थी, तो आपने ये पैसे पकड़ के क्यों रखे?
तो 1 या 2 बार तक ठीक है, पर उससे ज्यादा आप बार बार अगर जमा करते हैं तो मेरे विचार से वो सही एक प्रैक्टिकल कंसिडरेशन नहीं होगा। अगला सवाल जितेश गुप्ता का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जितेश इससे परेशान है कि इनके बैंक खाते में पहले से ही करीब 2.5 लाख रुपए हैं। वो समझना चाहते हैं कि क्या वो अब पुराने नोटों में 2.5 लाख रुपए और जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? प्रियंका जी, जितेश जी को हमें ये समझाना है कि जो नियम है, मैंने जिसके बारे में आगे भी बताया 114E, वो ये कहता है कि 9 नवंबर और 30 दिसंबर के बीच में अगर उनके अकाउंट में 2.5 लाख रुपया से ज्यादा रकम डिपॉजिट होती है तो उसके बारे में उनको सवाल किया जाएगा। उसके आगे का जो बैलेंस है, ये कहीं ऐसा नहीं अपेक्षित है कि अगर आपके अकाउंट में 2.5 लाख है तो आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं। आप 2.5 लाख तक की कैश डिपॉजिट्स ये पीरियड में जमा कर सकते हैं, ये बात है, और इसके लिए आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा। एक सवाल हमारे पास टेम्पल ट्रस्ट से भी आया है मुकेश जी, और ये सवाल पूछ रहे हैं शिव पूजन जी। इनका टेम्पल ट्रस्ट इनकम टैक्स विभाग में रजिस्टर्ड है। शिव पूजन समझना चाहते हैं कि क्या मंदिर के ट्रस्ट में जमा सारी नकदी बैंक में जमा कराई जा सकती है, क्या इस पर कोई टैक्स भी देना होगा? चिंता इस बात की है कि ये नकदी जो है भक्तों ने दी है, जिनका सारे डिटेल इनके पास नहीं होंगे, चंदे के तौर पर दी गई है, अज्ञात भक्तों से इकट्ठा की गई है ये राशि, तो क्या करे शिव पूजन इस केस में? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये जो शिव के नाम से शिव बाबा कभी भी किसी को प्रॉब्लम नहीं करते हैं। हालांकि ये सरकार ने भी, हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी ने भी ये प्रावधान आने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि जो टेम्पल ट्रस्ट आयकर अधिनियम के तहत वो रजिस्टर्ड हैं तो उनके लिए ये विशेष छूट रहेगी, क्योंकि आयकर विभाग के, हालांकि इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविजन है कि एनोनिमस डोनेशन पर फ्लैट रेट से टैक्स लगते हैं, पर ये प्रोविजन में से जो रिलीजियस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है उनको संपूर्णतः मुक्ति दी गई है। उनके भंडारे में जो कुछ भी पैसे आए हैं, हालांकि 8 नवंबर तक उनको ये वसूली करनी चाहिए। उसके बाद अगर गलती से कुछ आ जाता है तो वो जरूर डिपॉजिट कर सकते हैं, पर प्रामाणिकतः उनको ये नोटिस देनी चाहिए कि भाई 500 और 1000 के नोटबंदी के बाद भक्त हैं वो नए नोट न डालें। हालांकि जो भी नोट जमा होते हैं वो कोई भी टेम्पल ट्रस्ट कोई भी टैक्स की फिक्र के बिना वो डिपॉजिट कर सकता है। सरकार इतना जरूर कहती है कि भाई इसमें भी अगर कोई मिस्चिफ होगी तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और ब्रेक के बाद समझेंगे अगर साल भर पहले ही आपने निकाली हो बैंक से मोटी रकम तो उसे जमा कराने वक्त क्या रखना होगा ध्यान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारा फोकस भी है डीमोनेटाइजेशन पर, और इस विमुद्रीकरण का आपके टैक्स लायबिलिटी पर किस तरह से फर्क पड़ने वाला है। मेहुल पटेल हमारे दर्शक हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं कि करीब साल भर पहले इन्होंने अपने बैंक से 15 लाख रुपए निकाले थे, और निकालने का मकसद था कि प्रॉपर्टी इन्हें खरीदनी थी, लेकिन प्रॉपर्टी की डील फाइनल नहीं हो पाई और अब उन्हें ये पैसे बैंक में जमा करने हैं। तो मेहुल परेशान है कि उनकी तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मुकेश पटेल, आप इनकी परेशानी कैसे दूर कर सकते हैं? प्रियंका जी, मेहुल जी को हम ये संदेशा सीधा दे सकते हैं कि उनको फिक्र का कोई भी कारण नहीं है। सब हमारे जो दर्शक दोस्त हैं उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम से एक मैसेज जाना चाहिए कि जब भी आप कोई कैश डिपॉजिट करते हो उसका आपके पास जेन्युइन वैलिड एक्सप्लेनेशन है और वो 2.5 लाख से रकम ज्यादा है तो उसके लिए भी आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेहुल जी, आप ये जरूर समझा सकते हैं कि मैंने ये 15 लाख रुपए उठाए थे प्रॉपर्टी खरीद करने के लिए, वो ट्रांजैक्शन हुआ नहीं और इसलिए वो मैं उसे वापस जमा कराता हूं। हालांकि ये एक चीज समझनी जरूरी है मेहुल जी कि पूरे लास्ट 12 महीने में ये 15 लाख के सिवा आपके और कुछ विड्रॉल्स होने चाहिए।
क्योंकि कई बार लोग ये समझते हैं कि भाई हमने जो उठाया वो हम पूरे का पूरा जमा कर दें तो आपको आयकर विभाग ये पूछेगा कि आपने फिर अपना घर बार कैसे चलाया, खाया पिया क्या। तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन योर विड्रॉल्स फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो जस्टिफाई कि भाई ये जो मैं लगा रहा हूं वो जरूरी नहीं था, इसलिए मैं वापस लगा रहा हूं। और इसी के साथ शुक्रिया मुकेश भाई, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों की मदद की। तो डीमोनेटाइजेशन से डरने की बात नहीं, जब तक आपके पास आपकी कमाई गई पाई का हर हिसाब है, हर जवाब है। हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे, आपके सवालों को शामिल करेंगे और डीमोनेटाइजेशन से जुड़ी बारीकियों पर चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार।